हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज की अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है रिनल ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर, इसके साथ में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि भाई रिनल ट्रांसप्लांटेशन करते टाइम अपन को कौन कौन सी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देनी होती है और कौन सी नहीं देनी होती, कौन सी कब देनी होती है, इसका इंडिकेशन पढ़ने वाले अपन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ने वाले कि भाई कब नहीं देनी होगी। ठीक है ना। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहे और चैनल को स्किप किए बिना ही आप कंटिन्यू लास्ट तक देखे, आपको बहुत ही मजा आएगा और एक साथ नोटबुक लेके बैठे ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ही हेल्प होगी इस चैनल से। और आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट कोई भी अपडेट है जो जल्दी मिल पाए। अपनी क्लास बिना रुके स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि नर्सिंग ऑफिसर अपने इंडिकेशन है जो कहाँ पे किया जाएगा, है ना, मतलब रीनल ट्रांसप्लांटेशन है जो कब किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब किस किस तरह के संकेत देखने को मिलेंगे आपको जब किया जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले ईएसआरडी की। ठीक है ना, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है जिसका जीएफआर आप सभी को मालूम होगा, अपन ने डायलिसिस से पढ़ के आ रहे कंटिन्यू वन बाई वन। तो जीएफआर है जो 15 ml पर मिनट से कम है उसके अंदर किया जाएगा। इसके साथ में अगर सीकेडी स्टेज 5 है, अगर वो उसका कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं दे पा रहे, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट है जो अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है उस कंडीशन में, यानी सीकेडी स्टेज 5 के अंदर देना होगा। अगर नेक्स्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी है जिसके अंदर देना होगा, जो नेफ्रॉन होता है उसका एबनॉर्मल मसल्स हो जाता है जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि भाई रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना ही पड़ेगा आपको। ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है। अगर पूछ लिया जाए नर्सिंग ऑफिसर की मोस्ट कॉमन इंडिकेशन कौन सा होता है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को बोलना है कि भाई डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये अपन ने कल पढ़ा था। आप हमारी कल वाली क्लास जरूर देखिएगा कि भाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कितने प्रकार के होते हैं। उसका अपन ने इंडिकेशन पढ़ा था, कौन कौन सी ड्रग देनी होती है, कंफर्मेटिव साइन पढ़ा था, अर्ली लेट साइन, ये सभी पढ़े थे अपन अच्छे तरह से। हमारी टीम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो 400 इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मिलने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। और देख लेते हैं कि भाई हाइपरटेंसिव नेफ्रो स्क्लेरोसिस के अंदर देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर देने को मिलेगा आपको। अगर डायलिसिस फेल हो जाती है या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डायलिसिस, यानी डायलिसिस का जो पुअर क्वालिटी पड़ रहा है, नहीं जितना अपन को देना है डायलिसिस उतना दे रहे, लेकिन उसका जो अपनी बॉडी के अंदर है जो क्वालिटी नहीं प्रदान हो रहा है, यानी प्योर क्वालिटी देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर भी अपन रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ये डायलिसिस के बाद में बेस्ट थेरेपी होती है या बेस्ट ट्रांसलेशन होता है जो अपन कह सकते हैं भाई रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अगर चिल्ड्रन है जिसके अंदर ईएसआरडी इसमें भी करना होगा, ये प्रीफर्ड करता है कि ओवर लॉन्ग टर्म डायलिसिस के बाद। ठीक है, ये अपन ने अभी लास्ट लाइन रिवीजन कर ही ली थी। अब देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कहाँ नहीं देना होगा। ठीक है ना, मतलब डायलिसिस कहाँ पर नहीं करवा, ये अपने रीनल ट्रांसप्लांटेशन कहाँ पे नहीं करवाना है। तो ये बता देता हूँ कि अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो आपको नहीं करना होगा, आपको वेट करना होगा, उसके बाद में ही करना है। ठीक है, कल्चर वगैरह करवाना है, उसके अगर नेगेटिव देखने को मिले तो ही आपको करवाना है। ठीक है, यानी एक्टिव इन्फेक्शन में नहीं करना होगा। एक्टिव टाइप की किसी भी मैलिग्नेंसी है यानी कैंसर वगैरह है, किसी भी टाइप का है जो हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया देखने को मिल रहा है सेल्स के अंदर, तो भी नहीं करना होगा। अगर सीवियर टाइप का कार्डियोपल्मोनरी डिजीज है, मतलब कोई भी सीवियर टाइप की डिजीज है, तो उसके अंदर भी आपको नहीं करना होगा। ठीक है, पुअर कॉम्प्लियंस यानी सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है उसको, तो भी नहीं करना होगा। जैसे कोई पेशेंट मॉर्फिन ले रहा है या फिर जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती है वो ले रहा है, तो आपको नहीं करना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की टाइप, कितने प्रकार के रीनल ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन होते हैं। ठीक है, ये रिजेक्शन की बात कर रहे हैं अपन नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, देख लेते हैं कि यहाँ से भी एम्स अपनी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एमसीक्यू देखने को मिला था। तो अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। ठीक, हाइपर एक्यूट क्या होता है कि ये देख लेते हैं 3 प्रकार के रिजेक्शन होते हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन।
क्लियर। इसके अंदर ये पढ़ने वाले अपन की विद इन मिनट टू हॉर्स से अंदर देखने को मिलेगा अपन को, है ना। मतलब 1 मिनट से लेके आपको 1 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा, ये कह सकता हूँ मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। और ये क्यों देखने को मिलेगा कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है, जैसे एबीओ इनकम्पेबिलिटी हो गया या एंटी एचएलए फैक्टर होता है, उसके कारण देखने को मिलता है। अगर इसकी पैथोलॉजी की बात की जाए तो फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस के कारण देखने को मिलता है। किसके कारण? फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस के कारण। मतलब एक तरह का गैंग्रीन वाली स्टेज से पहले नेक्रोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है नेक्रोसिस के अंदर। इसके साथ ही थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन के अंदर भी देखने को मिलता है। मतलब पैथोलॉजी है जो मैं कह सकता हूँ कि फिब्रोइड नेक्रोसिस उसके साथ थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्राफ्ट मस्ट बी रिमूव इमीडिएटली। मतलब ग्राफ्ट है उसके थ्रू इमीडिएटली इसको रिमूव किया जा सकता है, मतलब ग्राफ्टिंग करनी है, ठीक है ना। अगर रिनल ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो आपको देखो ग्राफ्ट के बारे में भी पढ़ेगा अपन कि ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, जीनोग्राफ्ट क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो अपन नहीं पढ़ने वाले। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको और क्या डिमांड है और क्या नीड्स है, ताकि मैं वही चीजें लेके आऊँ, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि नो रोल ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। इसके अंदर किसी भी टाइप का इम्यूनोसप्रेशन है जो किसी भी टाइप का रोल नहीं करेगा। बात करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, तो एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये डे टू वीक के अंदर देखने को मिलता है, यानी अप टू मंथ भी देखने को मिल सकता है। ये टी सेल मीडिएटेड होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। क्लियर। कौन सी रिएक्शन होती है? टी सेल मीडिएटेड या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है टाइप 4। इसके अंदर किडनी लेवल है जो बढ़ जाता है, और इसके साथ ही इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अगर इसको ट्रीटेबल करना है तो आपको स्टेरॉइड देना है या फिर एंटी थ्रोमोलाइटिक थ्रोमोसाइट ग्लोबिन देना है। कौन कौन से देने देखो, या फिर आपने स्टेरॉइड दिया या फिर एंटी थ्रोमोसाइट ग्लोबिन देना है। और इसके अंदर अगर आपने इम्यूनोसप्रेशन दिया तो पुअर इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी अपन कह सकते हैं कि ड्यू टू पुअर इम्यूनोसप्रेशन के कारण भी देखने को मिल सकता है। तो स्टाल हाईलाइट कर देना कि भाई कौन कौन सी ड्रग देनी होगी, स्टेरॉइड और एंटी थ्रोमोसाइट ग्लोबिन। क्लियर। अब बात करते हैं कि क्रोनिक रिजेक्शन क्या होता है। ये मंथ से ईयर के अंदर देखने को मिलता है अपन को, समझे। बात करते हैं कि ये सेल्यूलर और एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टी सेल मीडिएटेड कौन सी होती है या सेल्यूलर एंटीबॉडी मीडिएटेड कौन सी होती है, तो सेल्यूलर एंटीबॉडी मीडिएटेड की बात की जाए तो क्रॉनिक रिजेक्शन होगा। अगर एक्यूट रिजेक्शन की बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा टी सेल, ठीक है, मीडिएटेड, जिसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। इसके अंदर देख लेते कि वस्कुलर इंटीमल थिकनेस देखने को मिलता है। जो वस्कुलर होता है वैसा अपने मसल्स होता है, ठीक है, वो थिकनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको फिब्रोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर। अब बात कर लेते कि ये ग्रेजुअली लॉस ऑफ ग्राफ्ट फंक्शन, मतलब क्रॉनिक रिजेक्शन हुआ तो जिसके कारण आपको ग्रेजुअली लॉस ऑफ ग्राफ्ट फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे पूछ लिया जाए कि भाई एम्स के अंदर कि भाई ऐसा कौन सा रिजेक्शन है जो इरिवर्सिबल होता है या फिर जिसके अंदर ग्रेजुअली लॉस ऑफ ग्राफ्ट फंक्शन देखने को मिलेगा, तो क्रोनिक रिजेक्शन देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। अब बात की जाती है कि भाई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है जो कौन कौन सी होती है जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज की जाती है। सबसे पहले हमने होने जा रही ड्रग्स की इनका क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ड्रग्स भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली क्लास होने जा रही है अपने कैल्सिन्यूरॉन इनिबिटर, ठीक है ना। इससे अपन कौन सी ड्रग्स आती है इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर? साइक्लोस्पोरिन। क्लियर। ये साइक्लोस्पोरिन होता है। इसके साथ ही टेक्रोलिमाउस होता है, ठीक है ना। टेक्रोलिमाउस है तो जो मोर पोटेंट होती है, यानी मोर एनर्जेटिक होती है, लेस हाइपरटेंसिव होती है। क्लियर। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई इससे हाइपरटेंशन कम होगा और मोर पोटेंट होती है, मोर एनर्जेटिक देखने को मिलेगी आपका। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ ली जाए तो इसका जो IR2 है जो सिंथेसिस डिग्रीज देखने को मिलेगा, जिसके कारण टी सेल एक्टिवेशन डिग्रीज देखने को मिलेगा। इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसका साइड इफेक्ट है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आप यहाँ पे हाईलाइट या स्टार लगा देना पहले से, ठीक है ना। पूछ लिया जाता भाई टेक्रिलोमोस
जो नॉट सेट 8 के अंदर पूछा था कि भाई टेट्रोजेनिक ड्रग्स है जिसके कारण कौन सा बच्चे को हार्मफुल होता है, मतलब एक इमेज दे रखा था जो टेक्रिलोमोस ड्रग्स का था, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो मोर पोटेंट होती है, मोर एनर्जेटिक होती है, और ये जो टीट्रोजेनिक इफेक्ट भी करती है, यानी अगर प्रेग्नेंट लेडी को दी तो ये बच्चे के अंदर जाके कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी भी करवा सकती है। क्लियर? अगर कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी हुई तो आपको एनॉमली स्कैन होता है यूएसजी, जो अपन को 24 वीक के अंदर करवाना होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि एनॉमली स्कैन है जो 5 वीक के अंदर 5 मंथ के अंदर करवाना होगा, ठीक है, 4 से 5 मंथ। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि एंटी प्रोलाइफरेटिव ड्रग्स कौन सी होती, तो वो होने जा रही है अपनी एजेथियोपियोरॉन। कौन सी होती है? एजेथियोपायरॉन, ठीक है। इसके साथ ही एमएमएफ होती है, माइकोफिनोलेट मोफेटिल्स, ठीक है ना, एमएमएफ। ये दोनों ड्रग्स आपको याद रखनी होगी नर्सिंग ऑफिसर। ये जो प्रीफर्ड क्यों की जाती है? क्योंकि देखो बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है जिसके कारण ये यूज की जाती है, ठीक है ना, एमएमएफ ड्रग्स। क्लियर? क्यों प्रीफर्ड की जाती है? ड्यू टू लेस बोन मैरो सप्रेशन। समझ में आ गया ये चीजें? अब बात की जाती है भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो प्रेडिनोलोसोन होता है या फिर मेथाइलप्रेडनिसोन होता है, ये क्यों की जाती है यूज? क्योंकि देखो इंडक्शन या फिर एक्यूट रिजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए की जाती है, ठीक है ना, वही इंडक्शन को हेल्पफुल करेगी जिसके साथ ही एक्यूट रिजेक्शन ट्रीटमेंट में सहायता करेगी। क्लियर? अब बात की जाती है कि एमटीओआर इनिबिटर क्या होती है, जैसे सिरोलिमस होती है, इवरोलिमस होती है, ये दोनों है जो किसी भी टाइप का नेफ्रोटॉक्सिक नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर बात की जाए कि डिले बाउंड हीलिंग का कारण बन सकता है, जैसे कि सिरोलिमस हो गया, इवरोसिलोमिसलस हो गया, इन दोनों को आप ध्यान रख लेना। तो बाउंड हीलिंग है जो डिग्रीज होगी इसके अंदर देने के बाद में, एमटीओआर इनिबिटर देने के बाद में, और नेफ्रोटॉक्सिक है जो किसी भी तरह का लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात की जाती है बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, जो होता है कि बेसिलीजिमेब और एटीजी यानी एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबिन या फिर रिटुजिमेब, ये तीनों होती। अब देख लेते कि भाई बेसिलिक्जिमेब क्या होता है। ये जो IL-2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, क्या होता है? IL-2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। इस बात करते हैं नेक्स्ट एटीजी क्या होता है। टी सेल डिप्लेटेशन को वर्क करता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिटुजिमेब क्या होता है। ये एंटी CD20 सेल्स होती है जिसे बी सेल भी कहा जाता है, इसके अंदर हेल्प करते हैं, इसका एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखना। क्लियर? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो अपन ने ये पढ़ा है रीनल ट्रांसप्लांटेशन, इससे रिलेटेड जो एम्स के अंदर या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है वो यहाँ पे हम लास्ट मिनट रिवीजन लेके आ गए और इसके बाद में ही MCQ लेके आए, ठीक है। तो आप कंटिन्यू हर क्लास को देख के किसी भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, एक क्लास एक नंबर का होने जाएगा, जो मैं ज़्यादा लंबी नहीं लूंगा क्लास को। ये वन लाइनर पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर सिंपलिसिटी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की वन लाइनर जो नोट्स है, जो नोट सेट के अंदर देखने को मिलेगा आपको गोल्डन पॉइंट्स है, जैसे मोस्ट कॉमन हो गया इंडिकेशन कब किया जाएगा, तो आपको बताना होगा कि भाई मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है जो कब किया जाएगा, वो अपने रहने वाला है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर। अगर मोस्ट कॉमन रिजेक्शन की बात की जाए तो एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अर्लीस्ट रिजेक्शन की बात की जाए तो हाइपर एक्यूट देखने को मिलता है। अगर रिवर्सिबल रिजेक्शन की बात की जाए, बार बार रिजेक्शन होगा, जो एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर इरिवर्सिबल रिजेक्शन की बात की जाए तो क्रॉनिक रिजेक्शन होगा। अगर मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग की बात की जाए कि भाई मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कौन सी होती है, तो वो होने जाएगी कैल्सिन्यूरॉन इनिबिटर, ठीक है। अगर ड्रग विथ नेफ्रोटॉक्सिक है जो रहने वाली अपने सिरोलिमस। क्लियर? इनको आप पढ़िएगा, और मैं ये आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आपका जो हर दिन आप कंटिन्यू मेरी क्लास अर्ली मॉर्निंग में देखिएगा। मैं डेली की 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास लेके आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू पढ़िएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब इनका MCQ पढ़ लेते हैं। ये अपना फर्स्ट MCQ रहने वाला है। ए 45 ईयर ओल्ड मैन है, मतलब ओल्ड एज मैन है, जिसमें अपने रिनल ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। विद इन 30 मिनट यूरिन आउटपुट है जो स्टॉप हो गया है,
और ग्राफ्ट बिकम साइनोटिक यानी डिसकलरेशन ऑफ अ ग्राफ्ट देखने को मिला। और नर्सिंग ऑफिसर्स या फिजिशियन ने जो डॉपलर है जो करवाई जिसके अंदर देखने को मिला कि नो ब्लड फ्लो, मतलब किसी भी टाइप का ब्लड फ्लो देखेगा ही नहीं है ना। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या रहने वाला है, ये देखो यहाँ से आप कंफ्यूजन हो जाते हो। मोस्ट लाइकली कॉज, अर्ली कॉज है ना, तो मोस्ट लाइकली कॉज कौन सा देखने को मिलेगा आपको, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको मोस्ट लाइकली कॉज है जो कौन सा देखने को मिलेगा। अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की मोस्ट लाइकली कॉज है जो अपन को देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक्यूट टी सेल मीडिएटेड रिजेक्शन, ये कौन सा होता है टी सेल, इसे अपन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कहा जाता है ना, इसे अपन एक्यूट रिजेक्शन भी कहा जाता है, यानी ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्रोनिक रिजेक्शन, क्रोनिक रिजेक्शन अभी अपन ने बात की थी इरिवर्सिबल होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो होगा नहीं, कैल्सिन्यूरॉन इनिबिटर टॉक्सिसिटी होती है, जैसे कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है, इसके कारण देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब बात की जाए तो इसका राइट आंसर है जो हमारा रहने वाला है बी, क्लियर। अब बात की जाती है कि भाई बी क्यों रहने वाला है, तो अपन बात कर लेते हैं कि ये एंटी एचएल है या फिर एबीओ एंटीबॉडी के कारण इसके अंदर थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। जो अपन ने इसका पैथो फिजियोलॉजी पढ़ा था, अपन देखो वापस एक बार रिविजन कर लेते हैं। पैथोलॉजी जो फिब्रोनर नेग्रोसिस और थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अपन ने बात की थी एबीओ इनकम्पेबिलिटी है एंटी एचएलए फैक्टर के कारण देखने को मिलता है, यानी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है और इसके अंदर किसी भी ग्राफ्ट है जो रिमूव किया जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। और ये किसी भी टाइप का है जो नो रिस्पॉन्स करेगा इम्यूनो सप्रेशन का। यानी मोस्ट लाइकली की बात की तो कौन सा रहने वाला अपना मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली अपने रहने वाला हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये बात की अपन ने मोस्ट लाइकली, अगर मोस्ट कॉमनली की बात की जाए तो एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बात की जाती है नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन करवाई पेशेंट की, तो 10 दिन पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, मतलब 10 दिन के बाद है जो पेशेंट के अंदर सीरम किडनी लेवल बड़ा देखने को मिला। इसके साथ ही बायोप्सी करवाई पेशेंट की, यानी बायोप्सी करवाने के बाद आपको इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला। इसके साथ ट्यूबुलाइटिस यानी ट्यूबल्स होता है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन देखने को मिला। तो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट है जो क्या रहने वाला है, ऐसे एम्स के अंदर एग्जाम में देखने को मिलेगी एमसीक्यू, तो इस एमसीक्यू आप स्टार लगा देना, क्लियर, कि ऐसा एमसीक्यू ही पूछा जाता है बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा होता है ना, तो आपको ट्रीटमेंट क्या रहना होगा आप बताइएगा। जब तक अपन देख लेते हैं कि स्टॉप इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, देखो आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे रहे हो आप, तो आपको देखो स्टॉप तो नहीं करनी है ना, क्योंकि एकदम से स्टॉप कर दी तो आपको इम्यूनिटी पे ऊपर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। और ये तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है जो देनी है कंटिन्यू, ठीक है ना, स्टॉप नहीं करनी। अब बात करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस से जो भी नहीं करना होगा आपको। नेक्स्ट बात की जाए कि ग्राफ्ट नेफ्रोक्टोमी, ये तो करनी भी नहीं होगी, क्यों नहीं करनी होगी, ग्राफ्ट नेफ्रोक्टोमी करोगे तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। बेस्ट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अपना बेस्ट ट्रीटमेंट अपना इसका रहने वाला है बी, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। ये जो हमारा एक पेशेंट है जो डेवलपमेंट हो रहा है कि ग्रेजुअल ग्राफ्ट डिसफंक्शन 3 ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब 3 ईयर के बाद ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद आपको ग्रेजुअली ग्राफ्ट डिसफंक्शन देखने को मिला। अपन ने बायोप्सी करवाई, बायोप्सी के अंदर मस्कुलर इंटीमल थिकनेस और इसके साथ इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस देखने को मिला। तो इसका जो विच स्टेटमेंट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इससे रिलेटेड, तो आप हमारा थ्योरी वाला देख लीजिए पहले, उसके बाद ही ये पढ़ना, स्टॉप करना एमसीक्यू को, आप सोचना कि भाई लॉजिक लगाना कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल। ये देखो रिवर्सिबल तो नहीं है क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था क्रोनिक टाइप का रिजेक्शन है, यानी ये तो नहीं होगा। रिवर्सिबल कौन सी होगी, एक्यूट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यू टू पुअर ड्रग कॉम्प्लियंस, ये होता तो है लेकिन ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं हो रहा है अभी, ठीक है ना, क्लियर, तो ये राइट नहीं होगा। अब बात कर जाए कि भाई बेस्ट
ट्रीटेड विथ स्टेरॉइड पल्स थेरेपी, तो ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। क्यों नहीं होगा कि भाई स्टेरॉइड पल्स थेरेपी से ये ट्रीटेड तो होगा, लेकिन इसका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब सही ऑप्शन नहीं है, यानी ये इससे रिलेटेड कंप्लीटली रिलेटेड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब बात की जाए कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी, क्यों जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड अपन को आंसर देना है, ठीक है, वो फिजियोलॉजी से एमसीक्यू पूछा है, तो फिजियोलॉजी से होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर और एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी होती है। ये अपना जो क्रॉनिक आप पढ़ना वापस क्रॉनिक ट्रांसप्लांटेशन, उसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना जो रहने जा रहा है बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, ये अपन पढ़ने वाले हैं कि रिनल ट्रांसप्लांटेशन जो रिसिपिएंट है डेवलप कर रहा है हाइपरटेंशन, ट्रीमर, गिंगिवर हाइपरप्लेजिया, जिसके साथ ही रेस हो रहा है किडनी, ठीक है ना। विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल है, जो कौन सी ड्रग है जिसके कारण ये देखने को मिलेगा आपको, तो आप जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर्स। और अपन बात कर लेते कि भाई सबसे पहले जो ड्रग अपन पढ़ने वाले माइकोफिनोलेट मोफेक्टिल, तो ये रिलेटेड नहीं होगा इसका, है ना, ये रेस किडनी नहीं करेगा, हाइपरप्लेजिया नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्रोलिमोस, ये टेक्रोलिमोस होता है जिसके कारण भी नहीं देखने को मिलेगा, ये टेरेट्रोजेनिक होता है। अब बात करते हैं साइक्लोएस्पेरिन, साइक्लोएस्पेरिन से रिलेटेड होता है ये, क्लियर, ये अपन ने बात की। क्योंकि देखो गिंगिगल, अपने गिंगिगल होता है मतलब गम्स होता है, इसके ऊपर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, हाइपरप्लेजिया होगा जिसके साथ ही अपन को नेफ्रोटॉक्सिक देखने को मिलेगी ड्रग्स, क्लियर। सैक्रो सिरोलिमस भी नहीं रहने वाला है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, साइक्लोएस्पेरिन, क्लियर, ये अपने क्लियर हो गया। अब बात की जाती है नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रहने वाला है, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू लेके आ रही है हमारी टीम। आप इन 5 एमसीक्यू का जरूर जवाब दीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि भाई निर्मल सर कैसे एमसीक्यू लेके आ रहे हैं और कितनी तरह से मेहनत कर रहे हैं इनके स्टाफ, ठीक है। विच इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो प्रीफर्ड इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट, मतलब रीनल ट्रांसप्लांटेशन करवाए अपने, उसके बाद में जो एक्साइटिंग किडनी डिसफंक्शन करने लगी ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि कि भाई इसके अंदर किसी भी टाइप का नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होगा, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी, चारों इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, तो इन चारों में से आप बताएगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर आप लोगों को ही बताना है क्या रहने वाला है, ठीक है, आप थ्योरी पढ़िए तो आपने मालूम चल जाएगा कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। और आज की क्लास अपन नर्सिंग ऑफिसर यही समाप्त करने जा रहे हैं, आपसे नम निवेदन नहीं की अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक हेल्प आपको जीवन में आगे ले जा सकता है। ये कर्म भूमि, आप जितना कर्म करोगे उतना ही जीवन में आगे जाओगे, ठीक है। थैंक फॉर ऑल।